हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी बट क्लास, जिसमें हम बात कर रहे थे सेल्स के बारे में, यानी कि सेल यानी कोशिका होती क्या चीज़ है, और कोशिका को हम पढ़ रहे थे। एक एक वर्ड और एक एक जानकारी ले रहे थे। उसके अंदर हमने सेल स्ट्रक्चर की बात की थी, और सेल में किस प्रकार से डिस्कवरी हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें सहयोग किए, डेड सेल की किसने खोज की थी और लिविंग सेल की किसने खोज की थी। फिर इसके बाद में हमने बात किया था कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, और पुरकिंजे ने किस चीज की खोज की थी, कौन से ऐसे सब्सटेंस के बारे में पुरकिंजे ने बताया था। तो ये सारे साइंटिस्टों के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कुछ नए साइंटिस्ट जो सेल चैप्टर में हमारे काम में आए, और उन्होंने सहयोग किया और हमको आसान बना के दे दिया कि ये पढ़ने में आसानी हो जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बैठ रहे हैं तो इत्मीनान से। अच्छा, नहीं आवाज नहीं आएगी तुम लोगों की, इसलिए क्योंकि आप पीछे बैठे हो और हम थोड़ा दूरी पे हैं। माइक इतना स्ट्रांग नहीं है जो आपकी सबकी बराबर से आवाज आए। बस बैठे रहें, सहयोग में जुड़े रहें हमारे, और मेहनत करें। जितनी देर आप बैठोगे उतनी देर हम खड़े रहेंगे। आप जितनी देर चाहो उतनी देर हमको यहाँ पर खड़े रख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जितनी देर आपके अंदर, आपकी बैकबोन में बैठने की ताकत हो, तब तक के हमारे लेग्स में, हमारी थाइज में ताकत बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी, जिससे हम खड़े होकर आपको पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल थ्योरी के बारे में। तो हेडिंग रहेगी आज हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो प्रकार की थ्योरी थी। एक थ्योरी की बात कर रहे हैं, एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं जो पुराने जमाने का सिद्धांत था, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे नए सिद्धांत के बारे में, यानी कि मॉडर्न सिद्धांत। इस सिद्धांत में दो साइंटिस्ट काम करेंगे, और फिर उसके बाद में मॉडर्न जो थ्योरी आई थी उसमें एक ही साइंटिस्ट ने सारा मैटर सॉल्व करके छोड़ दिया, और बहुत छोटी छोटी बातों में, दो तीन पॉइंट्स में उसने सब कुछ हमको बता दिया है कि सेल क्या चीज होती है, कहाँ से आती हैं, और पुरानी सेलें कहाँ चली जाती हैं, और न्यू सेल्स कैसे बनती है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे, और यहाँ पर हम नाम लिखेंगे फर्स्ट साइंटिस्ट का, मैथियस लाइडेन। मैथियस स्लाइडेन ये एक साइंटिस्ट थे। 1838 में इन्होंने काम किया था। 1838 में, यानी कि 1838 में इन्होंने कुछ हमको बताया। और ये थे कहाँ के? ये जर्मन साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? ये जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट। और ये बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट थे। और इन्होंने प्लांट में हमको, प्लांट में है हमको सेल डिवीजन के बारे में बताने का प्रयास किया था। सेल डिवीजन के बारे में बताने का प्रयास किया था। सेल डिवीजन के बारे में बताने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था थियोडरसन। कौन से? थियोडरसन। थियोडरसन ये मैथियस स्लाइडन थे, और इनका नाम थियोडरसन था। ये 1838 में आए, और वो 1839 में, यानी कि 1839 में इन्होंने कार्य किया। किस क्षेत्र में? ये जियोलॉजिस्ट थे। ये रहने वाले, अगर रहने की बात करें तो ये इनका ब्रिटिश थे। कौन थे? ब्रिटिश, ब्रिटिश थे। और ये साथ में जियोलॉजिस्ट भी थे। ब्रिटिश थे और जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट के बारे में नहीं, एनिमल के बारे में हमको बताया, एनिमल सेल के बारे में। लेकिन ये दोनों साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि नई सेल कहाँ से आती है। ये दोनों साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए हमको कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। इसीलिए ये थ्योरी यहीं पर फेल होती है। बल्कि हम फेल नहीं कहेंगे, फेलियर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कोई है तो बात करने वाला। इसलिए अब मॉडर्न थ्योरी का नाम दे दिया गया किताबों में कि मॉडर्न थ्योरी आएगी, और उसके अंदर हमको ये पता चलेगा, इन्होंने, ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है।
चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे वो एनिमल की सेल हो। इन दोनों साइंटिस्टों ने न्यू सेल के बारे में हमको नहीं बता पाए, नई सेल या कोशिका कहाँ से बनती है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। इसलिए मॉडर्न थ्योरी आई, जिसमें एक साइंटिस्ट आएगा रोडोल्फ बर्चो, उन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। आप इसको जो है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको चाहे तो वीडियो को पॉज कर ले और फिर उसके बाद में नोट करें। वीडियो को पॉज करोगे तब नोट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हो तो आप भूल जाओगे, आपके मोबाइल में न जाने कितने फोटो, कितने वीडियोस, कितनी क्लासेस के स्टोर रखे हुए हैं और आप एक भी बात नहीं समझ पा रहे हो, एक भी कहानी को नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, मेरा सजेशन ये है कि आप इसको नोट करें ऑन द स्पॉट, तुरंत नोट करें, अभी अभी, जस्ट 1 2 3। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी में मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे। मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी के बारे में जानेंगे कि मॉडर्न थ्योरी क्या थी और उसमें क्या क्या फैक्टर थे। मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी में एक साइंटिस्ट आए रोडोल्फ बर्चो। रोडोल्फ बर्चो 1855 में, 1855 में, कौन से सन में आया? 1855 में। प्लांट सेल से ही डिवाइड होती हैं, क्या होती हैं जो इन्होंने बताया, ये बात बहुत सीधे सिंपल सिंपल तरीके से हम समझते हैं। इन्होंने बताया कि जो है वो लोग दोनों ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स कहाँ से बनती हैं, तो रोडोल्फ बर्चो ने मॉडर्न थ्योरी में हमको बताया। एनसीईआरटी क्लास 11th की उठाकर आप देखेंगे तो आपको एक एक लाइन उसमें लिखी हुई है सेल चैप्टर में। उस इन्होंने बताया कि जो पेरेंट सेल होती हैं, कौन सी सेल होती हैं? पेरेंट्स सेल होती हैं। पेरेंट सेल्स से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। और यही एक फैक्टर था जिससे जिससे दो डॉटर सेल्स बनती हैं। ये इनका सिद्धांत था। आप स्टार लगा के इसको लिख सकते हैं, एक नहीं 4 स्टार लगा के लिख सकते हैं। पेरेंट सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जिससे बॉडी की वृद्धि होती है, जिससे जिससे बॉडी की ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब वृद्धि होती है, ठीक है? ग्रोथ का मतलब वृद्धि होती है, ठीक है? जैसे एक सेल हमने बनाई पेरेंट्स, और फिर उसके बाद में ये क्या करेगी? विभाजन करेगी, यानी डिवीजन करने की स्टेज में आएगी। ये अपनी तैयारियां करेगी और जो भी इसकी तैयारी होगी फिर उसके बाद में इसमें खांच बनना स्टार्ट हो जाएगी, और खांच बनने के बाद में ये 2 सेल्स बन जाएंगी, एक सेल इधर एक सेल इधर। इनको बोलेंगे 2 डॉटर सेल हैं। कौन सी सेल हैं? ये डॉटर सेल तैयार होगी। ये कौन सी सेल थी? ये पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल है। इस प्रकार से रोडोल्फ बर्चो ने हमको आसान करके बता दिया कि किस प्रकार से न्यू सेल्स जो होती हैं बनती हैं। पेरेंट सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लें, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, कोई मिस नहीं करेगा, कोई इसको स्क्रीनशॉट में नहीं रखेगा। इसको वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद में इसको नोट करेंगे। तब तक मैं थोड़ा साइड हो जाता, जल्दी से 1 2 3। इनके कुछ नियम भी बताए गए हैं, उन नियम के बारे में हम बात करेंगे। आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट, या नहीं स्क्रीनशॉट मत लेना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, क्योंकि हमारे मुंह से ये आवाज निकल जाती है कि स्क्रीनशॉट का मतलब है वीडियो को पॉज करें और तुरंत जो है नोट करें। 1 2 3। इन्होंने कुछ पॉइंट्स हमको बताए कि किस प्रकार से इसके आधार या बेस बनाए जा सकते हैं। तो लिखते हैं, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव सभी जीव
कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका या कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका पूर्व स्थिति कोशिकाओं से बनी होती है, यानी कि सभी जीव कोशिका सभी जीव कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी पूर्व कोशिकाओं से बने होते हैं। स्टार बनाकर के एक पॉइंट्स लिखेंगे, बड़े गिर जाता है। स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में, जिसको हम जानते हैं पीपीएलओ के नाम से। स्टार बना ले और माइकोप्लाज्मा के बारे में हम देखते हैं। माइकोप्लाज्मा, ये 2 पॉइंट थे। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। आप क्लास 11 की एनसीईआरटी उठा के देखेंगे, ये 2 लाइनें वहां पर लिखी हुई है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं सेल चैप्टर में। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा के बारे में। एक अपवाद है, क्या है? एक अपवाद है। किसका अपवाद है? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में सभी के पास क्या होता है? सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा ये है जिसके पास नो सेल वॉल। ठीक है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, जिसको हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। जिसको हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। अगर आप माइकोप्लाज्मा का या प्लोरो न्यूमोनिक का जो है स्ट्रक्चर आप या वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो लगभग 30 मिनट्स का है। पूरा कंबाइन डेप्थ तक हमने उसको वहां पर इसका स्ट्रक्चर, इसकी थ्योरी, इसके बारे में, इसके पॉइंट्स, इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, क्या प्रेजेंट होता है, क्या एब्सेंट होता है, सारे जो है इसके कंप्लीट टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है। आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास माइकोप्लाज्मा। आपके सामने पूरा चैप्टर आपके सामने इसका रखा होगा, पूरा चिट्ठा इसके सामने रखा होगा। आप इसको निचोड़ के और ग्लास में घोर के पी सकते हैं। इतनी आसानी से हमने बताया है, आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी उसी प्रकार से मेहनत करें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस तो मिलना तय है अगर मेहनत आप लगन से कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। ठीक है, पीपीएलओ के बारे में। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक 2 मिनट का रह गया, सेल साइज के बारे में बात करने की। साइज क्या होते हैं सेल के, आप इसका वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। और माइकोप्लाज्मा को अगर डेप्थ तक जानना चाहते हैं तो बायोलॉजी वर्ड क्लास पे सर्च करें, बायोलॉजी वर्ड क्लास ऑफ माइकोप्लाज्मा। आपको वहां पर इसका लेक्चर कंप्लीट मिल जाएगा, 1 2 3। हम बात करेंगे सेल साइज के बारे में। सेल साइज, इसका सेल साइज क्या होता है पुराने समय में और नए समय में। पुराने समय की बात करते हैं, पुराने समय में प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक में 1 से 1 to 2 माइक्रोमीटर की सेल होती थी। नए समय की अगर हम बात करते हैं, नए समय में यूकैरियोटिक सेल, कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल की बात। यूकैरियोटिक सेल में 10 से 20 माइक्रोमीटर की बात हो रही है। अगर हम देखें कि ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है और लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट सेल कौन कौन सी होती है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन में जो फीमेल का एग होता है, फीमेल ऑफ एग जो होता है, ये लार्जेस्ट सेल होती है। और अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में स्पर्म जो होता है, स्पर्म ये कैसा होता है? स्मॉल ऑफ सेल।
ये जो स्पर्म होते हैं वो स्मॉल होते हैं, एग कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। अगर हम पूरे जो है सेल्स के बारे में यानी ऑल कंप्लीट सेल्स के बारे में जाने तो शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच की जो एग होती है वो कैसी होती है, वो सबसे बड़ी सेल होती है। आप समझ ही रहे होंगे ऑस्ट्रिच की सेल जो होती है सबसे बड़ी होती है, 1.5 किलोग्राम यानी कि होती है। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये सबसे बड़ी सेल होती है। एग होता है ये ऑस्ट्रिच का जो ये एग होता है ये सबसे बड़ी सेल होती है। न्यूरॉन की सेल भी पाई जाती है, वो कैसी होती है, न्यूरॉन की सेल वो भी बड़ी होती है। व्हेल, व्हेल का न्यूरॉन, व्हेल मछली एक आती है समुद्र में पाई जाती है, मछली नहीं बल्कि वो क्या है, मेमल्स है, मेमल्स हैं। उसकी जो न्यूरॉन्स होती है वो बड़ी सेल होती है। तो इस प्रकार से कुछ सेलों के बारे में हमने जाना, नई सेल, पुरानी सेल। और अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिच के अंडे की जो एग का जो होता है वो कितना होता है, 17.5 इंटू 17.5 इंटू 1.50 सेंटीमीटर की होती है। जो इसकी सेल होती है वो इतनी भारी होती है। और मेल और फीमेल में मेल का स्पर्म छोटा यानी कि इस प्रकार से, और एग जो होता है वो बड़ा होता है। वो कैसा होता है, लार्जेस्ट होता है। स्पर्म का साइज छोटा और एग का साइज बड़ा होता है। ये ह्यूमन की बात करते हैं, जिनको हम साइंस में जानते हैं होमो सैपियंस के नाम से, होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। होमो सैपियंस क्या है, आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि होमो सैपियंस किसको बोला गया है। ठीक है, तो यहीं पे आप वीडियो को जो है पॉज करें और नोट कर लें इसको। फिर उसके बाद में यहीं पे हम अपना लेक्चर करेंगे समाप्त। और आप पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आपसे बेहतर हम नहीं जान सकते, आपके पेरेंट्स नहीं जान सकते हैं, सिर्फ आप ही आप जान सकते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है। बस ये ध्यान रखना कि कितना आप पे इफेक्ट आ रहा है 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, किस प्रकार से आप ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, 1 किलो का होता है, 1.5 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, लगभग 2.5 से 3 किलो के बीच में वो क्या होता है, वो दुनिया में आता है। फिर उसके बाद में उसका साइज, उसके सेल्स ग्रो करती रहती है और उसका साइज बढ़ता रहता है। आपके जीवन में आपकी क्लास 11th से स्टार्टिंग होती है टू सॉरी आपकी जो एजुकेशन की स्टेज है, आप 5 क्लास तक नहीं समझ पा रहे हो क्या हमारे साथ में हो रहा है, 6 से 8 तक नहीं समझ पा रहे हो कि हमारे साथ में हो क्या रहा है। कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई बागडोर लिए इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। लेकिन जब आप क्लास 9th में एडमिट होते हो यानी एडमिशन करवाते हो, तो आपके ऊपर एक दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, जो क्लास 10th में हम अपना रिजल्ट बना सके। और फिर उसके बाद क्लास 11th की बात आती है, क्लास 11th के बाद 12th की, 12th के बाद में आप फ्री हो जाते हो और आप पे इतना प्रेशर आता है कि किसी कंपटीशन में जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मत समझना कि हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ना सारी जिंदगी है। जब तक आप चाहो तब तक आप पढ़ते रहो। जिंदगी का मतलब जब तक 22, 23, 24 की एज ना आ जाए तब तक आप पढ़ोगे। और कुछ तो होते हैं 21 में ही सक्सेस हो जाते हैं, 22 में सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो उनको लगभग काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।